एवरीवन, वेलकम टू पेस आईआईटी एंड मेडिकल पटना। बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर वर्षा। आज के इस सेशन में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को उसके हर टॉपिक्स को हम एक वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। ठीक है, जो भी बेसिक फंक्शंस को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए ऑन दिस अर्थ, दैट प्रोसेसेस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब ये लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या हैं? न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, ये हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं। यानी कि न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करना, फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, फिर ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा और देन जो भी वेस्ट होंगे उसे हम क्या करेंगे? एक्सक्रीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं। अब एक एक टॉपिक को देखते हैं बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजिंग बाय एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि फूड को इनटेक करना और उसका यूटिलाइजेशन करना किसके थ्रू? ऑर्गेनिज्म के थ्रू। वो क्या है? न्यूट्रिशन है। और इसमें जब हम फूड लेते हैं बच्चों, तो फूड का कंपोजिशन क्या होता है? फूड में हमारे बेसिक क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? तो फूड में होता है बच्चों हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड्स होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिशन होते हैं इनका डिफरेंट मोड होता है। यानी हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना तरीका होता है, वो अपने न्यूट्रिशन को कैसे क्या करेंगे? इनटेक करेंगे। कोई क्या करता है, कोई ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, जबकि कोई ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चों? अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो खुद ही बनाता है। अब देखते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फॉर देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए अपना जो फूड है, अपना जो खाना है, वो खुद बनाते हैं। और ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो ये होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स और BGA यानी कि ब्लू ग्रीन अलगी, वी कैन से ऑल्सो साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का अगर बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों? आप देखोगे यहाँ फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, और ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब क्या होता है? टू मेक फूड, है ना? तो यानी कि जो अपना खाना खुद से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। और ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। अब कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो में क्या है बच्चों? कीमो यानी कि केमिकल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, वो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और इसके एग्जाम्पल कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कुछ सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनास होता है, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया होता है और आयनिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन organism are always dependent on autotrophs। यानी कि हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो ऑलवेज ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? बच्चों, अगर हम एक फूड चेन का सिंपली बात करते हैं, जैसे एक ग्रास है, ठीक है, अब जो ग्रास है ना, ग्रास पे फीड किया गोट ने और गोट पे फीड किया ह्यूमन ने। ह्यूमन गोट पे भी फीड कर सकता है और ह्यूमन ग्रास पे भी फीड कर सकता है। यानी और अगर ह्यूमन ने गोट पे फीड किया है तो फिर गोट किस पे डिपेंडेंट है बच्चों? गोट डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉप्स पे, यानी ग्रास पे, जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं। तो जो हमारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स। ओके, आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है। ठीक है, अब बच्चों हमारे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी क्या होता है? थ्री टाइप्स होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा क्या होता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हमारे सैप्रोट्रॉप्स होते हैं या फिर जो हमारे डीकंपोजर्स होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारे जो हमारे डीकंपोजर्स होते हैं, ये हमारे डीकंपोजर्स क्या करते हैं बच्चों, तो ये जो हमारे डीकंपोजर्स हैं ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। इनके पास जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना, तो ये डाइजेशन इंटरनली नहीं करते हैं हमारी तरह, ये क्या करते हैं, अपने फूड पे जो इनका कॉम्प्लेक्स फूड है तो ये एक्सटर्नली डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उस पर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने रिलीज कर दिया और उस कॉम्प्लेक्स फूड को इन्होंने सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करते हैं बच्चों, इन्होंने उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया। किसने, हमारे डीकंपोजर्स ने, जिसका एग्जांपल आप देख सकते हो फंजाई, ब्रेड मोल्ड, जिसे हम राइजोपस भी बोलते हैं, ठीक है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बच्चों, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं, ये पैरासाइट्स होस्ट को बिना मारे हुए उससे क्या करते हैं, अपना फीड लेते हैं, ठीक है। जैसे हेड लाइस है यानी कि बाल की जुएं हैं, ठीक है, इंटेस्टिनल वॉर्म्स है, लिवर फ्लूइक है, ये जो भी हमारे वॉर्म्स हैं, जो भी हमारे हेड लाइस हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं और ये अपना क्या कर रहे हैं, अपना सोर्स ऑफ एनर्जी पूरा कर रहे हैं थ्रू फीड, है ना। देख सकते हो, ऑफन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, द पैरासाइट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, होस्ट के बॉडी से लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों आपका यहाँ पे एक क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि एक प्लांट पैरासाइट का एग्जांपल्स भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो प्लांट पैरासाइट का एग्जांपल क्या होता है, कस्क्यूटा होता है। अब कस्क्यूटा क्यों प्लांट पैरासाइट होता है ना, अगर कस्क्यूटा प्लांट्स है तो वो अपना खाना खुद बना सकता है, यानी वो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आता है। बट कस्क्यूटा के पास क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों, एब्सेंस होता है। और आपको पता होगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि विदाउट क्लोरोफिल जो भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल है ही नहीं, वो अपना खाना नहीं बना सकते, क्योंकि उनके रॉ मटेरियल्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना। और विदाउट इंग्रेडिएंट्स वो अपना मैकेनिज्म फॉलो नहीं कर सकते हैं। थर्ड क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली कौन परफॉर्म करता है, तो बेसिकली हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, वो होते हैं अमीबा और पैरामीशियम। यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें हम होल फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सारा जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम का रिलीज होना है, डाइजेशन होना है, एब्जॉर्प्शन होना है, फिर एसिमिलेशन होना है, एक्सक्रीशन होना है, वो सारा क्या हो रहा है बच्चों, हमारे अंदर में वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसमें हर्बीवोर्स भी आते हैं, कार्निवोर्स भी आते हैं और ओमनीवोर्स भी आते हैं। अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं, तो हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटर्स। कार्निवोर्स में क्या है कि वो फ्लैश ऑफ एनिमल भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। और ओमनीवोर्स क्या है, बोथ प्लांट एज वेल एज मीट ईटर्स, ठीक है, वो हो जाते हैं ओमनीवोर्स, जिसके एग्जांपल ह्यूमन बीइंग भी होते हैं। तो ये आपके 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब बच्चों आगे हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के प्रेजेंस में अपना क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। और वो फूड उनके कौन से फॉर्म में होते हैं बच्चों, तो वो उनका फूड होता है ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, ठीक है। आप देख सकते हो, इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। The food prepared is carbohydrate which is stored in the form of a starch. ये हमेशा आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, वो अपने फूड को, अपने एनर्जी को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स किस फॉर्म में करते हैं, तो एनिमल्स करते हैं बच्चों ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। एनिमल्स किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। रॉ मटेरियल्स इसके लिए क्या है, तो देखते हैं रॉ मटेरियल्स क्या है, CO2 है,
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है बच्चों? क्लोरोफिल है, सनलाइट है और वाटर है, ठीक है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं कि हमारे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है। तो CO2 प्लस H2O और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा C6H12O6 बनता है और ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमारे एक्चुअली में 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं और ये स्टेप्स आपको एग्जाम में मेंशन करना ही है क्योंकि ये आपके NCERT में भी गिवन है, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले ना एक जो ग्रीन प्लांट्स है उसके पास अपना क्लोरोफिल है, तो सनलाइट आया, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने क्या किया? सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद अब क्या होता है बच्चों, आप देख सकते हो, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और तब क्या होगा? स्प्लिटिंग होगा। किसका स्प्लिटिंग होगा? इस वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है। इस वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होगा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में क्या होगा? स्प्लिट होगा। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है ये इसका क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट हो गया और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ गया और ये क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। तो यही जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये इस दोनों के मिलने से बना C6H12O6, ठीक है। यानी कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म हो गया। ये आप एक बार देख लेना, ये आपके एग्जाम में अगर आपका फोटोसिंथेसिस आता है तो रॉ मटेरियल्स वगैरह तो आप मेंशन करोगे ही, बट ये आपको क्या बच्चों, ये जो 3 मैकेनिज्म है ये आपको पक्का क्या करना है? वहां पे मेंशन करना है, ठीक है। स्टोमेटा क्या है बच्चों? स्टोमेटा जो है वो माइक्रोस्कोपिक टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये जो स्टोमेटा होते हैं इनके ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड सेल कंट्रोल करता है, गार्ड सेल ही देखता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर में जब वाटर आया तो ये स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि गार्ड सेल क्या हो गया? खुल गया। अब जब स्टोमेटा के अंदर से वाटर गया तो वो श्रिंक कर गए, यानी कि क्या हो गया? उसके जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो गए? क्लोज हो गए, ठीक है। तो ये हमें स्टोमेटा के बारे में पढ़ना है। स्टोमेटा बेसिकली क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है और ट्रांसपिरेशन होता है। स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम न्यूट्रिशन में स्टेप्स देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन का, यानी कि जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किस किस स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं अपने न्यूट्रिशन के मैकेनिज्म को पूरा करने के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? हम इंजेशन करते हैं। इंजेशन का मतलब क्या हो गया? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनटेक ऑफ फूड आल्सो, ठीक है, यानी कि हमने फूड को इंजेस्ट किया। सेकंड क्या है? डाइजेशन। अब क्या होगा? वो फूड हमने जब इंजेस्ट कर लिया तो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होंगे, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे, ये सब पार्टिसिपेट करके, ये सब दोस्ती करके क्या करेंगे? हमारे जो फूड हमारा जो अंदर गया हुआ है उस फूड पे ये क्या करेंगे? वर्क करेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे? वो उसको न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करेंगे और जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया बच्चों? जो न्यूट्रिशन होंगे वो एब्जॉर्ब होंगे और फिर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया? अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमारे सेल और टिश्यू कैसे यूज करेंगे? यूज करके क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे जो हमारे डैमेज सेल है, हमारे डैमेज टिश्यू है उनका, और फिर फाइनली क्या होगा? कुछ तो ऐसा होगा जो वेस्ट होगा, जिसका कोई काम नहीं होगा, वो क्या होगा? वो हम ईजेशन कर देंगे, ठीक है। ईजेशन यानी कि क्या करेंगे? वेस्ट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। ईजेशन और एक्सक्रीशन क्या है? सेम नहीं होता है। एक्सक्रीशन अलग है, ईजेशन अलग है, ठीक है। ईजेशन क्या है? जो भी हम अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट कर रहे हैं, अपने बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं थ्रू एनस, वो क्या है बच्चों? वो ईजेशन है। और एक्सक्रीशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी आगे के लेक्चर में। अब आगे देखते हैं बच्चों। So now I am going to discuss nutrition in amoeba. Amoeba is a unicellular organism. Amoeba क्या है? यूनिसेलुलर है
और ड्यू टू pseudopodia, due to presence of pseudopodia, amoeba is irregular in shape. यानी कि अमीबा के पास क्या होता है बच्चों, pseudopodia presence होता है। और pseudopodia क्या है, pseudo मतलब क्या होता है, pseudo मीन्स होता है false और podia मतलब होता है fit, यानी इनके पास एक ऐसे false fit होते हैं जो कि irregular shape के होते हैं, इसलिए अमीबा भी irregular shape का होता है। अब देखते हैं अमीबा के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। सो अमीबा फॉलोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अमीबा भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। अब जब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है मींस अमीबा भी अपना पूरा का पूरा जो खाना है उसको एक बार में इनटेक कर लेता है। देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या है, सबसे पहले फूड पार्टिकल्स आया, ठीक है, ये अमीबा है, ये इसके जो फ्लूइड कंटेंट है साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में इसके डीएनए और क्रोमोसोम्स है। अब जब इसके पास फूड आया तो इसका स्यूडोपोडिया क्या हो गया बच्चों, वो कैप्चर कर लिया फूड को, ठीक है, यहाँ पे स्यूडोपोडिया ने फूड को कैप्चर कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंजेशन। अब उसके बाद क्या होता है, अब जब फूड कैप्चर हो गया तो उसके बाद डाइजेशन होगा। डाइजेशन क्या होता है बच्चों, तो डाइजेशन के लिए क्या होता है, इसके पास अमीबा के पास एक टेम्पररी स्टमक प्रेजेंट होता है जिसे हम फूड वैक्यूल बोलते हैं। उस फूड वैक्यूल में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड पे वर्क करते हैं और उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि जो भी उसके साइटोप्लाज्म है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन होगा। और फिर बच्चों एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या है, उस न्यूट्रिशन का यूज करेगा वो अमीबा, है ना, फॉर द रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, फॉर द रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, ग्रोथ के लिए। और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे, जो वेस्ट फूड होंगे, जिनका कोई काम नहीं है, वो क्या होगा बच्चों, इजेस्ट हो जाएगा, यानी एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। आगे देखते हैं बच्चों न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है ना बच्चों, हमारे अंदर में न्यूट्रिशन होने के लिए एक तो डाइजेस्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और दूसरा हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये डाइजेस्टिव ऑर्गन और एसोसिएटेड ग्लैंड्स मिलके न्यूट्रिशन हमारे अंदर में न्यूट्रिशन मैकेनिज्म को फुलफिल करते हैं। अब क्या होगा बच्चों, न्यूट्रिशन के लिए जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो है हमारे माउथ, एसोफेगस, स्मॉल स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। और जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो है माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे और हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के दो फ्रेंड्स हैं वो हैं लीवर और पैनक्रियाज। देखते हैं यहाँ आपको ये मेंशन है। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है, आप देखो, ठीक है, यहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के इमेजेस को मैंने अलग से शो किया हुआ है और इसमें हमारे दोनों मिक्स है। सबसे पहले क्या होता है ना बच्चों, खाना हमारे अंदर आया, तो खाना हमारे जब अंदर आया तो माउथ से हमने क्या किया, खाने को क्या किया, इनटेक किया और उसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन हुआ। मैकेनिकल डाइजेशन किसके थ्रू हुआ, टिथ के थ्रू, यानी टिथ से हमने च्यूइंग किया, ग्राइंडिंग किया फूड को, जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड थे। और उसके बाद क्या हुआ, टंग का क्या रोल है, तो टंग से क्या हुआ, रोलिंग ऑफ फूड, फूड को हमने रोल किया और टेस्टिंग ऑफ फूड, फूड को हम टेस्ट भी करते हैं, स्वेलोइंग, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, और उसको हम क्या करेंगे, फिर उससे पुश भी करते हैं। अब बच्चों टंग के अंदर में क्या है, यहाँ पे सिक्रीट सलाइवा, सलाइवा सिक्रीट हो रहा है और म्यूकस भी सिक्रीट हो रहा है। सलाइवा जो सिक्रीट हो रहा है ना, उसको एक ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है। वो कौन सा ग्लैंड है, वो है बच्चों सैलिवरी ग्लैंड। और उससे क्या हो रहा है, जो हमारे स्टार्च प्रेजेंट हैं वो स्टार्च क्या हो रहे हैं, हमारे शुगर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और वो कौन सा शुगर है, वो है माल्टोज शुगर, वो माल्टोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो हमारे एंजाइम है जिनको सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सैलिवरी एमाइलेज, एंड वी कैन से आल्सो टाइलिन एंजाइम। ओके, अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ बच्चों, जब माउथ में हमने टिथ से खाने को ग्राइंड कर दिया, क्रश कर दिया, फिर हमने उसको रोलिंग कर दिया, फिर सलाइवा सिक्रीट हुआ और उसके बाद क्या हो गया, अब हमारा जो फूड है वो काफी क्या हो गया बच्चों, सॉफ्ट हो गया।
अब वो फूड क्या होता है, इसोफेगस में चला जाता है। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। और यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ सिंपल सा पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है। उस पेरिस्टल्टिक मूवमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। जो इसोफेगस के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और ये जो मूवमेंट होता है उसे हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो अब इसोफेगस से हमारा फूड कहाँ आ गया, तो इसोफेगस से फूड हमारा आ गया स्टमक के अंदर में। स्टमक में बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करते हैं। तो हमारे स्टमक में 3 तरह के जूसेस होते हैं। एक क्या हो, एक है पेप्सिन, दूसरा है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा क्या है, म्यूकस। अब बच्चों हमने जो फूड खाया है उसमें जो भी हमारे कुछ बैक्टीरिया वगैरह होंगे उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब स्टमक में सिक्रीट होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड के हेल्प से, तो वो क्या होगा, वो सारे बैक्टीरिया को किल कर देगा और ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम बना देता है। ठीक है, पेप्सिन यहाँ पे क्यों प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो स्टमक से ही स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है ना, डाइजेशन फॉर प्रोटीन के लिए पेप्सिन प्रेजेंट है। म्यूकस क्यों है, क्योंकि बच्चों ज्यादा अमाउंट में अगर HCl स्टमक में सिक्रीट होता है तो एसिडिटी हो जाता है, तो उससे क्या होगा, जो स्टमक की लाइनिंग है उन पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। आगे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंप्लीट डाइजेशन साइट। ये कंप्लीट डाइजेशन साइट है, यानी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा, जो प्रोटीन का डाइजेशन जो बचा हुआ है वो भी होगा, और फिर क्या होगा बच्चों, लिपिड्स या फैट्स का भी डाइजेशन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होते हैं, 2 बेस्ट फ्रेंड होते हैं। पहला बेस्ट फ्रेंड होता है उनका लीवर, और दूसरा बेस्ट फ्रेंड होता है उनका पैंक्रियास। लीवर क्या करता है, लीवर बच्चों बाइल जूस सिक्रीट करता है, और ये बाइल जूस का क्या रोल होता है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड में हेल्प करता है। यानी जो लिपिड्स के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल को क्या करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, उनको इमल्सिफाइड कर देता है। ये क्या करता है, लीवर करता है। अब उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पैनक्रियाज हैं वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है बच्चों ट्रिप्सिन, लाइपेज, और एक और क्या होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये ट्रिप्सिन जिस प्रोटीन का डाइजेशन बच गया हुआ है उस प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, यानी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है, और उसको कन्वर्ट किस में करता है, उसको कन्वर्ट करता है ये स्मॉल प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, ये अमाइनो एसिड में। ठीक है, किसमें करेगा, अमाइनो एसिड में। पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। और जो हमारे लाइपेज है, लाइपेज जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस है, ये किस पे वर्क करेगा, ये लिपिड पे वर्क करेगा, और ये लिपिड्स को किस में कन्वर्ट करेगा, ये लिपिड्स को कन्वर्ट करेगा बच्चों फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। किसमें करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, यानी कि अब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और जो हमारे लिपिड्स हैं, इनका डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन होने के बाद क्या होगा बच्चों, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है विलाई। ये विलाई क्या होते हैं बच्चों, विलाई आर रिच इन ब्लड वेसल्स। ये विलाई ब्लड वेसल्स में रिच होते हैं, यानी इनके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो अब जो हमारे पास न्यूट्रिशन बच रखा है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, वो न्यूट्रिशन को ये क्या करते हैं, उनका ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, और ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है, ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, उसी ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं। और जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड हैं, वो अनडाइजेस्टेड फूड अब कहाँ चले जाएंगे, तो अब वो चले जाते हैं बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो भी एक्सेस वाटर होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, वो किसको दे देता है बच्चों, वो दे देता है फाइनली रेक्टम को। और फिर क्या होता है, जब हमें उसे इजेस्ट करना होता है तो हम एनस के थ्रू क्या करते हैं, उसे इजेस्ट कर देते हैं, नॉट एक्सक्रीशन,
है ना, याद रखना है। यहाँ क्विक डाइजेस्ट एक बार देख लेते हैं। तो आपको मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट डाइजेशन साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बाइल इज सिक्रेटेड बाय लीवर, है ना, बाइल जूस जो है उसको क्या कर रहा है, लीवर सिक्रेट कर रहा है, एंड इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर जो होता है ना, उसके पास बाइल जूस जो है वो स्टोर रहता है, और जब जब जरूरत पड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लीवर को लिपिड्स का, फैट्स का इमल्सिफिकेशन करने के लिए, उसके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए, तो गॉल ब्लैडर जरूरत पड़ने पे देते रहता है, सप्लाई करते रहता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ हो रहा था बच्चों? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे एलिमेंट्री कनाल में हो रहा है, जहां से जब जब खाना क्या होना है, नीचे की तरफ पुश होना है, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ क्या है, एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, क्या है, एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल। आगे देखते हैं रेस्पिरेशन। अब बच्चों जब रेस्पिरेशन, कोई भी आपको जब रेस्पिरेशन बोलता है तो हमारे माइंड में आता है ब्रीदिंग, है ना, बट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज टोटली डिफरेंट। ब्रीदिंग क्या है, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, यानी वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन इज कॉल्ड वन ब्रीथ, and respiration is totally different. So what is respiration? Respiration is a process in which our food is converted in the energy in the presence of O2. यानी respiration एक ऐसा process है जिसमें हमारा जो food है ना, वो food energy में convert होगा, और किसके presence में convert होगा, तो ऑक्सीजन के presence में convert होगा, और वो energy क्या होगा बच्चों, वो energy ATP के form में होगा, means adenosine triphosphate ADP is also called universal energy currency of the cell, जैसा कि आपने क्लास 9th में सेल चैप्टर में पढ़ा होगा। तो देखते हैं बच्चों ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है। सिंपली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, यानी कि ये बच्चों सेल के अंदर में नहीं हो रहा है ना, बट अगर रेस्पिरेशन का बात करते हैं तो इट इज इंट्रासेलुलर प्रोसेस, यानी कि ये सेल के अंदर में हो रहा है। जब आप O2 ले रहे हो, वो O2 लंग्स के पास से फिर फाइनली क्या हो रहा है, सेल में जा रहा है, और वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, तो वहां पे जो हमारे फूड्स हैं, वो फूड्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वो O2 जा रहे हैं, तब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। तो ये इंट्रासेलुलर प्रोसेस है क्योंकि वो सेल के अंदर में हो रहा है। एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP, यहाँ पे एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज होता है, बट यहाँ पे नो एनर्जी इज रिलीज, यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता, यानी जब हम इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता है ना। यहाँ पे बच्चों ना एनर्जी रिलीज हो रहा है, ना कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व होगा, बट हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, first is aerobic respiration and another is anaerobic respiration. What is aerobic respiration? तो aerobic respiration एक ऐसा respiration process है जिसमें O2 का होना जरूरी है, यानी O2 के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी respiration process होगा उसे हम aerobic बोलेंगे। और anaerobic क्या होता है बच्चों, तो anaerobic एक्चुअली दो टाइप का होता है, ठीक है। anaerobic क्या है, एक तरह से हम इसे फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, यानी कि O2 का एब्सेंस भी और थोड़ा बहुत भी O2 रहेगा तो काम चलेगा, यानी कि लैक ऑफ O2 भी, ठीक है, एब्सेंस ऑफ O2 और लैक ऑफ O2। इसको हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे, और ये टेबल क्या है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते ही हैं बच्चों, वो चाहे 1 मार्क्स में बन सकते हैं, चाहे आपके 3 मार्क्स में बन सकते हैं, ठीक है, या तो आपको ये तीनों पाथवे आ सकता है एग्जामिनेशन में आने के लिए, और नहीं तो बीच में से इसके आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्या होता है। तो जो हमारा फूड था ना, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट से आपको पता है कि एनर्जी मिलता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था वो आप डाइजेशन प्रोसेस में वो क्या हो रहा था, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा था। अब क्या होता है बच्चों, ये जो हमारे ग्लूकोज है यानी कि C6H12O6, हमारे 6 कार्बन शुगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, ये क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में जब जाते हैं तो क्या बनता है,
तो बनता है बच्चों पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड, जो कि हमारे 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। और प्लस क्या बनता है, प्लस बनता है आपका एनर्जी। फिर क्या होता है आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं इसके पास, है ना, इसके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ऑप्शन क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है यही तो है बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, तो यहाँ पे बन रहा है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और ये प्रोसेस बच्चों कहाँ पे होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे पास बाकी का 2 पाथवे बचा, बाकी के हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे। एक क्या है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको आप लैक ऑफ ऑक्सीजन करोगे तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में आपका लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपका इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बन रहा है। तो जहाँ पे इथेनॉल बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इथेनॉल फर्मेंटेशन, इथेनॉल फर्मेंटेशन। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है बच्चों, ये ईस्ट में ये होगा। ठीक है, और जहाँ पे क्या बन रहा है, जहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है उसे हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और ये होता है हमारे फर्मेंटेशन, ये होता है हमारे स्केलेटल मसल सेल्स में, यानी जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, तो O2 आपको लैक यानी प्रॉपर O2 सप्लाई हमारे बॉडी को नहीं हो पाता है, तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। और जब लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो हमारे मसल्स में क्या होते हैं बच्चों, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। ठीक है, तो ये 3 पाथवे आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, वेरियस पाथवे क्या है, बेसिकली यहाँ पे 3 पाथवे है। ठीक है, किस पाथवे में क्या आपका प्रोडक्ट बन रहा है, क्या आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, अब ह्यूमन के अंदर में रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सबसे पहले O2 हमारे जो 2 ओपनिंग एंड्स हैं, यानी कि हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं वहां पे गए। उसके बाद कहाँ पे गए बच्चों, उसके बाद हमारे नेजल पैसेज में, नेजल कैविटी में गए, उसके बाद लैरिंग्स में गया, फेरिंग्स में गया, फिर ट्रैकिया में गया, ब्रोंकाई में गया, ब्रोंक्यूल्स में गया, और फिर वहां से एल्वियोलाई में गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये नेजल कैविटी से कहाँ पे जा रहा है, ये नेजल कैविटी से जा रहा है फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, और ब्रोंकियल लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से कहाँ पे जाएगा, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, और उसके बाद एल्वियोलाई में। और ये जो इस पे ये आपको जो मसल्स दिख रहे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें, हम डायफ्राम बोलते हैं। तो नॉस्ट्रिल्स में सबसे पहले एयर इंटर करेगा, उसके बाद क्या होगा, इट इज अ चैनल फॉर एयर फ्लोज थ्रू द नोज, ये एक चैनल है। अब नेजल कैविटी में क्या होगा, एयर क्या होगा, वो फिल्टर्ड होगा, वार्म्ड होगा, और वहां पे कुछ क्या है, हमारे इनर लाइनिंग्स हेयर प्रेजेंट है जो कि म्यूकस है, वहां पे क्या होगा, वो प्रॉपर फिल्टरेशन होगा। ठीक है, किसका फिल्टरेशन होगा, जो भी डॉट पार्टिकल्स है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से कहाँ पे चला जाएगा, फिर फेरिंग्स से चला जाएगा लैरिंग्स में, और लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, तो ये जहां से मेरा आवाज निकल रहा है ये मेरा लैरिंग्स है, यानी ये मेरा साउंड बॉक्स है बच्चों, ये मेरा वॉइस बॉक्स है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, तो उसके बाद जो हमारा O2 है, ये O2 का पाथवे अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हम पहले O2 को इनहेल हमने किया ब्रीदिंग में, तो इनहेल करने पे कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो कंटिन्यू पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं। ठीक है, ट्रैकिया में बच्चों दिस इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कैटिलेज। जो ट्रैकिया है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होते हैं ना बच्चों, ये इनकम्प्लीट सी होते हैं। ठीक है, कंप्लीट नहीं होता है, ये इनकम्प्लीट होता है, तो बेसिकली ये सी होता है। क्यों, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है, किससे प्रिवेंटिंग करता है बच्चों, ये कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी जब एयर नहीं प्रेजेंट होगा तब उस टाइम में क्या करता है, कोलैप्स ना कर जाए, उससे वो प्रिवेंट करता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर कहाँ पे बच्चों, ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के बाद वो फाइनली एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई क्या होता है, तो बेसिकली एक अंगूर का गुच्छा। ठीक है, एल्वियोलाई जो कि क्या है,
बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, किस मामले में, ब्लड वेसल्स के मामले में। और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ये ब्लड वेसल्स क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके वेट कर रहे हैं, ठीक है। किसका वेट कर रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स का, कि कब ब्रोंक्यूल्स जो है एल्वियोलाई को क्या देगा, O2 देगा। अब O2 आया, O2 इन्होंने ले लिया और फिर क्या हो गया बच्चों, फिर वो CO2 एल्वियोलाई ने किसको दे दिया, ब्रोंक्यूल्स को, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, और फिर ब्रोंकाई से किस में चला जाएगा, ट्रैकिया से, ट्रैकिया से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से नेजल पैसेज में, और फिर नॉस्ट्रिल में। यानी कि जिस पाथवे से जैसे O2 आया फिर उसने CO2 दे दिया, सेम पाथवे को उसने फॉलो किया, और CO2 को हमने क्या किया बच्चों, हमने उसको ब्रीथ आउट कर दिया, ठीक है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अब आगे देखते हैं, रेस्पिरेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो गैसियस एक्सचेंजेस अकर्स थ्रू स्टोमेटा इन लिप्स, लिप्स के अंदर में स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिसेल्स इन स्टीम और द जनरल सरफेसेस ऑफ द रूट, ठीक है। यहाँ पे क्यूब डाइजेस्ट आप देख सकते हो, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यानी जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने रेस्पिरेशन के लिए क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करते हैं। बट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको यूज करते हैं। और इनका बच्चों क्या होता है, इनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो बहुत फास्टर होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू किसके, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि वहां पे क्या है, O2 का क्या है बच्चों, बहुत कमी है, तो इनको क्या करना पड़ता है, बहुत फास्ट ब्रीथ करना पड़ता है, बहुत फास्ट इनका इनहेलेशन होता है। आगे देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना, यानी हमने न्यूट्रिशन कर लिया, हमने फिर अपने फूड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसे ATP में यानी एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, यानी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करना है, उसका सप्लाई करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स लाइक other multicellular organisms need a regular supply of food, oxygen, etc. This function is performed by the circulatory system in human being, यानी कि ये जो functions perform होता है वो किसके थ्रू होता है, वो circulatory system के थ्रू होता है। बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, हार्ट जो कि पंपिंग ऑर्गन होता है, ठीक है, और आर्टरीज एंड वेन्स जो कि ब्लड वेसल्स होते हैं, और उसके बाद क्या होता है हमारा ब्लड एंड लिम्फ्स, यानी इन तीनों चारों का हमें जरूरत है सर्कुलेटरी सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए। हार्ट क्या होता है, हार्ट बच्चों फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो हार्ट के हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी इसका 4 कमरा होता है, ठीक है। तो जो हमारे ऊपर के कमरे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एट्रियम, और जो हमारे नीचे के कमरे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एओर्टा है इसका मेन आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, पल्मोनरी वेन्स क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम क्या, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना, अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया यानी एट्रियम, एंड लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल यानी कि वेन्स। आगे देखते हैं, ये हमारे ऑक्सीजन, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या है, लंग्स के पास क्या है बच्चों, लंग्स के पास क्या हुआ, O2 आया, ठीक है। अब ये पल्मोनरी वेन, आपको मैं बता दूं, जो आर्टरी होते हैं ना, आर्टरी, ए फॉर आर्टरी, अवे फ्रॉम, अवे यानी कि दूर, तो ये क्या करते हैं, पहले आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे सर्कुलेशन, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अवे फ्रॉम द हार्ट यानी ये हार्ट से बहुत दूर, ठीक है, और ये टुवर्ड्स द हार्ट यानी उसके क्लोज, वेन्स, ठीक है, ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं। तीसरा क्या है, कैपिलरीज। कैपिलरी क्या करता है बच्चों, आर्टरी और वेन दोनों को लिंक करने का काम करता है। आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, जो हमारे पल्मोनरी आर्टरी होते हैं ना,
वो क्या करते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, है ना, याद रखना है। ऐसे तो आर्टरी क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, बट जो हमारे पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। और जो हमारा वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, यानी इसमें O2 का अमाउंट कम होता है, इसमें O2 का अमाउंट ज्यादा होता है, लेकिन जो हमारे पल्मोनरी वेन है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। ठीक है, ये दोनों को कैरी करता है, कैरी बोथ ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके पास क्या होता है, थिक एंड इलास्टिक वॉल्व होता है एंड डू नॉट हैव वॉल्व्स, इसके पास कोई वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसके पास थिन वॉल्व होता है। इसलिए बच्चों अब इस आर्टरीज के पास क्या होता है, थिक होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे क्या है, थिन वॉल्ड है। और ये क्या होता है, जो कैपिलरीज होते हैं वो एक्सट्रीमली थिन होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड बेसिकली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। और ब्लड सेल्स जो है वो हमारे क्या होते हैं, आपके 3 टाइप्स में होते हैं। एक होता है आपका ब्लड सेल्स होता है, दूसरा आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, आपका फ्लूइड लिक्विड होता है ना, आप देख सकते हो, और येलो कलर फ्लूइड लिक्विड जिसमें आपके प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, आपके इसमें 90% वाटर होते हैं और 10% कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि जो कि प्लाज्मा है, प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, ये आपके प्रेजेंट होते हैं। अब जो आपके ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला है आपका आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। और दूसरा क्या है आपका डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और तीसरा क्या है आपका ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। अब ये जो रेड ब्लड सेल है ना, इसके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए रेड ब्लड सेल क्या होता है, रेड होता है। और ये क्या करता है, ये मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। जो हमारे डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल है, ये बेसिकली हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी ये हमारे लिए एंटीबॉडी बनाते हैं। क्यों एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करने के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं। कौन, बेसिकली डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, तो कभी कभी जब इंजरी हो जाता है और ब्लड लगातार क्या होता है, ब्लड कंटिन्यू फ्लो करता है, तो उस टाइम में ब्लड क्लॉट भी करता है। ये ब्लड क्लॉट किस वजह से करता है, तो ये ब्लड क्लॉट करता है आपका प्लेटलेट्स की वजह से। इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से आपका क्या होता है, ब्लड क्लॉट करता है। ये हो गया आपका प्लाज्मा। अब हम समझेंगे बच्चों अपने सर्कुलेशन मैकेनिज्म को, ठीक है। तो लंग से क्या हो गया, पल्मोनरी वेन। आपको मैंने बताया था ना, जो हमारे वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, बट एक्सेप्शन है। तो पल्मोनरी वेन क्या किया, जो हमारा O2 रिच ब्लड है, यानी जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, उसको लेफ्ट ऑरिकल यानी कि लेफ्ट एट्रियम के पास लेके आया। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड कहाँ चला गया, वो ब्लड चला गया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर क्या होगा, जो मेन आर्टरी है, मेन आर्टरी क्या है, जो हमारा अयोटा है, वो अयोटा क्या करेगा, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को दे देगा। और अब बॉडी ऑर्गन्स के पास बहुत सारा CO2 प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, वो CO2 अपना किसको दे देगा, तो वो अपना CO2 दे देता है बच्चों, किसको, वो अपना CO2 दे देता है जो हमारा मेन वेन है। और ये हमारा मेन वेन क्या है, तो ये है हमारा बच्चों वेना कावा। क्या है, वेना कावा। अब ये वेना कावा कहाँ पे लेके गया, ये वेना कावा लेके गया राइट किसमें, राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल से फिर कहाँ पे क्या होता है बच्चों, अब ये जो हमारा ब्लड है ये आ गया राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से फिर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, ये अब हमारा ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया ना। तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी फिर किसके पास लेके चला जाता है, लंग्स के पास लेके चला जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सर्कुलेशन प्रोसेस हो गया। और यहाँ पे ट्वाइस ये प्रोसेस हो रहा है, इसलिए क्या होता है, हम बोलते हैं हमारे अंदर में डबल सर्कुलेशन हो रहा है। और हमारे अंदर में डबल सर्कुलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे हार्ट के पास क्या है, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है ना। और ये क्या करे, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो, और क्या हो, जो हमारे चैम्बर्स हैं उन चैम्बर्स में ब्लड का मिक्सिंग न हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन का होना जरूरी है, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, किसी के अंदर में सिंगल सर्कुलेशन होता है, बट हमारे में डबल सर्कुलेशन होता है। तो ये रहा आपका क्या है, सर्कुलेशन।
सर्कुलेशन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर में, कैसे कैसे ब्लड जो है उनका जर्नी जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमारा, हाँ, ये आपका डबल सर्कुलेशन, इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये हमारा है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो हमेशा याद रखना है जो मेन आर्टरी है वो क्या है, अयोटा है, और हमारा जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बट जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। हमारे जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, बट जो हमारे पल्मोनरी वेन होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उस किसके थ्रू होता है, तो होते हैं हमारे वेस्कुलर ऑर्गन्स। ठीक है, तो जो वेस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स में बेसिकली दो होते हैं, पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है बच्चों, तो जाइलम का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, हमारे जो रूट्स होते हैं, रूट से क्या होता है, प्लांट्स के पार्ट्स तक पहुंचाता है। ठीक है, और इसलिए इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, बट यहाँ पे बाई डायरेक्शनल होता है, यानी जो हमारे फ्लोएम में जो हमारे लीफ हैं जो खाना बना रहे हैं प्लांट्स के लिए, वो प्लांट्स के ऑल पार्ट्स को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अब इसके पास क्या होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर, कॉम्पेनियन सेल्स, सीड ट्यूब्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। इससे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। डबल सर्कुलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो सबसे तो क्वेश्चन आता ही है। ठीक है बच्चों, इसके पास हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि अब जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जो यूरिया है, उनको क्या करना है, उनको एक्सक्रीट करना है। ठीक है, एक्सक्रीट करने के लिए हमारे पास एक्सक्रीशन सिस्टम प्रेजेंट है। इस एक्सक्रीशन सिस्टम में क्या क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ किडनी, किडनी पेयर में प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर, अ पेयर ऑफ यूरेटर, ये यूरेटर भी पेयर में प्रेजेंट होता है, एंड यूरेथ्रा। ठीक है, तो अब आयोटा, आयोटा क्या था आपका, मेन आर्टरी था, और उसके पास कैसा ब्लड था बच्चों, तो आयोटा के पास हमारे कैसा ब्लड था, O2 रिच ब्लड था। ठीक है, तो अब क्या है, जो हमारे ब्लड है उनका क्या करना है, उनका फिल्टरेशन करना है। उनका फिल्टरेशन कौन करेगा बच्चों, तो उनका फिल्टरेशन करेगा किडनी। रीनल हम टर्म इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम किडनी का बात करते हैं तो हम रीनल टर्म यूज करते हैं। द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स इन ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंसेस टू द किडनी फिल्टर्स ब्लड, यानी कि किडनी क्या करेगा, ब्लड का फिल्टरेशन करेगा। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, किडनी जब फिल्टर करेगा, और मैं बताऊंगी किडनी फिल्टर कैसे करेगा, क्योंकि किडनी के पास क्या है, अ नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। अब उस किडनी के पास जो है ब्लड है वो फिल्टर होके यूरेटर के पास चला जाएगा जो पेयर्स में प्रेजेंट है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा, और फिर जब एक्सक्रीट करना होगा तो यूरेथ्रा के थ्रू हम क्या करेंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। किडनी इट रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड दैट इज यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। नेफ्रॉन क्या है बच्चों, तो नेफ्रॉन क्या है, किडनी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल के पास क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जब ब्लड आया वो ब्लड से जो भी वेस्ट है वो वेस्ट यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे छन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोम्युरुलस बोलते हैं। ठीक है, हम जिसे क्या बोलते हैं, ग्लोम्युरुलस बोलते हैं। ये एफरेंट एटिरोल हो गया, ये इफरेंट एटिरोल हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे ये टिब्यूल के पास चला जाएगा। ठीक है, ये टिब्यूल जो होते हैं, ये एक होता है पीसीटी, आपका ये होता है डीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल,
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल इसलिए क्योंकि ये क्लोज है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है बच्चों, तो यहाँ से आपका लूप ऑफ हेनले यानी LOH के पास चला गया और उसके बाद आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से यानी ऑल ओवर आपके ट्यूब्यूल से ये जो है आपके कलेक्टिंग डक्ट के पास चला गया और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यूरेटर के पास जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के पास जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से किसके पास जाएगा बच्चों, यूरेथ्रा के पास जाएगा। तो एक बार ना इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन होता है, ठीक है, वोमेन्स कैप्सूल में। ब्लड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द वोमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। दिस फिल्टरेट पासेस थ्रू द ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन, और वो क्या होगा, अब ट्यूब्यूल्स के थ्रू पासेस करेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। क्यों हम रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं, क्योंकि अभी भी अगर कुछ काम का बचा है तो वो फाइनली किसके पास चला जाएगा, वोमेन्स कैप्सूल के पास चला जाएगा। यानी कि नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्टरेट लाइक sodium, potassium, glucose, amino acid, etc. are reabsorbed by the capillaries surrounding the nephron into the blood. क्योंकि नेफ्रॉन के पूरे सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, तो भर भर के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और उसके बाद फाइनली सिक्रीशन होता है। यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स are the secreted into the tubule which opens up to into the collecting duct and then into the ureter. collecting duct से फिर क्या हो जाएगा बच्चों, यूरेटर में चला जाएगा। तो ये है आपका एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। और उसके बाद प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है, तो आपको पता है ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे ऑक्सीजन कहाँ निकल रहा था बच्चों एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना। उसके बाद डीलिंग विथ गैसेस यानी कुछ हमारे गैसियस सब्सटेंसेस भी निकलेंगे। ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, जो एक्सेस वाटर है वो निकलेंगे। फिर क्या होगा आपका डेड टिश्यूज एंड लीफ सेल्डिंग। फिर क्या होगा बच्चों, सेलुलर वैक्यूल्स, स्टोरेज इन लीव्स, रेजिन्स, गम्स। जो हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनसे रेजिन्स और गम्स भी क्या होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, यानी वो उनके एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं, किसके, प्लांट्स के। तो ये रहा बच्चों आपका ऑल ओवर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा, जब मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया तो वहां पे क्या है, जो हर्बीवोर से बच्चों, उससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हर्बीवोर्स के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, ठीक है ना। तो वाई लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट इन हर्बीवोर्स क्यों होते हैं, क्योंकि हर्बीवोर्स का क्या होता है बच्चों, उनका जो फूड का कंपोजिशन होता है वो होता है सेल्यूलोज, विच इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट। वो ईजी नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए उनके पास इन कंपेरिजन टू कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स क्या है, उनके पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गर होते हैं, ताकि वो अपने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, अपने सेल्यूलोज को क्या हो, आसानी से कन्वर्ट कर पाए। तो ये रहा आपका लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का वन शॉट। अब आप इसको बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।